हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए सीटेट फरवरी 2016 में पूछे गए जनरल क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि इस प्रकार हैं। तो आते हैं 61 नंबर प्रश्न पे। तो 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजना में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। तो 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। अब इसके थोड़ा विस्तार में पढ़ लेते हैं। तो भूमंडलीय तापन से संबंधित मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखित निरूपण एक द्वितीयक स्रोत है। शेष दिए गए सभी प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मापदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है। तो 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, स्व आकलन। अब तो इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो स्व आकलन में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके आधार पर अपना आकलन करता है। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दिए गए मापदंड के आधार पर अपनी परियोजना का आकलन स्व आकलन का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा NCF 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है। तो 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसके विस्तार के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा NCF 2005 में नागरिक शास्त्र की नामावली में परिवर्तन कर इसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने का सुझाव दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। तो 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, प्रतियोगितात्मक का। अब इसके विस्तार के बारे में जान लेते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में हम प्रतियोगिता पर सबसे कम बल देंगे, जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण समानता तथा सहयोग पर सबसे अधिक बल देंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थी के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। तो 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, सत्र के समाप्त होने पर आकलन। अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य सत्र की समाप्ति पर उनका समग्र आकलन करना है। संकलनात्मक आकलन के आधार पर शिक्षार्थियों के मानसिक, व्यवहारिक, निर्णयन एवं निर्णयात्मक कौशल का आकलन किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 66 नंबर प्रश्न है कि मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी। तो 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, प्रतीक अध्ययन विधि। और इसके विस्तार के बारे में जान लेते हैं। जब कक्षा में ठंडा रेगिस्तान लद्दाख विषय पर पढ़ाना हो तो हम इसे पढ़ाने के लिए प्रतीक अध्ययन विधि का प्रयोग करेंगे। इससे विद्यार्थी संबंधित विषय को सहजता से ग्रहण कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 67 नंबर प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ाने
के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, स्रोत विधि। अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए स्रोतों विधि सबसे अधिक प्रासंगिक होगी, क्योंकि इन स्रोतों को प्रत्यक्ष देखकर विद्यार्थी उसे आसानी से समझ लेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 68 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा NCF 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? तो 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, विद्यालय का ब्रह्म वातावरण। और इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा NCF 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन विद्यालय के ब्रह्म वातावरण के साथ जुड़ना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? तो 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, वर्षा। और इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। वर्षा के आंकड़े किसी स्थान विशेष से संबंधित होते हैं, जिसके कारण इन्हें दंड आरेख द्वारा सरलता से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके विपरीत आर्द्रता, वायुमंडल, तापमान आदि के आंकड़ों के साथ साथ अन्य आंकड़े भी जुड़े होते हैं, जिन्हें दंड आरेख से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 70 नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। तो 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना। अब बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न पे। तो 71 नंबर प्रश्न है कि गणितज्ञ और तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, संस्कृत भाषा में। अब इसके बाद विस्तार के बारे में जानते हैं। तो आर्यभट्ट ने गणित की प्रमुख पुस्तक आर्यभट्टम की रचना संस्कृत भाषा में की थी। वे गुप्तकालीन प्रमुख गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वे पटना, बिहार के रहने वाले थे। प्रश्न नंबर 72 है कि निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के लिए रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया गया? तो 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, सारनाथ। अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 पे। तो प्रश्न नंबर 73 है कि संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेनदार कहा गया है? तो 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, चोल, चेर और पांड्य। अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो संगम कविताओं में चोल, चेर, पांड्य 3 राजवंशों को मूवेनदार कहा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर सांड बना, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो 74 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, मौर्य। अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो रामपुरवा स्तंभ शीर्ष पर उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर सांड की आकृति उत्कीर्ण, इसका निर्माण मौर्य शासक काल अशोक ने करवाया था। यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75 पे। तो प्रश्न नंबर 75 है कि विशिष्टताद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने
धीन प्रस्तुत किया। तो 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1 रामानुज। इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन रामानुज ने किया था। उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से नवीन युग की नींव रखी थी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 पे। तो प्रश्न नंबर 76 है कि अभिलेखागार वह स्थान है जहां। तो 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1 ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो 77 नंबर प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3 इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में वासव ने वीरशैव संप्रदाय की स्थापना की थी। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। यह शैव धर्म मानवता था तथा शिव की पूजा करता था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 पे। तो प्रश्न नंबर 78 की दिल्ली की आरंभिक संतुलन के समय बदंगा के बारे में निम्नलिखित दो कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है कि बंदगा विशेष गुलाम ने जिन्हें सैनिक सेना के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। कथन 2 है कि बंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न उन पर निर्भर रह सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 78 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3 एक सही है और 2 गलत। अब इसकी विस्तार के बारे में जान लेते हैं। तो दिल्ली संतुलन के दौरान बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। बंदगा अपने मालिक पर ही पूर्ण रूप से निर्भर होते थे तथा उससे सुल्तान या मलिक पर उन पर पूरा विश्वास भी करते थे तथा उनके कार्यों के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। अब आते हैं 79 नंबर प्रश्न पे। तो 79 नंबर प्रश्न है कि इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिमी की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था। तो 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1 क्रिस्टोफर कोलंबस। तो इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। इटली का प्रमुख यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में भारत की खोज करने के लिए निकला था। वह समुद्री मार्ग के रास्ते भारत पहुंचना चाहता था, परंतु वह अटलांटिक महासागर को पार करते हुए अमेरिका पहुंच गया। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, जो एक पुर्तगाली यात्री थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 80 पे। तो प्रश्न नंबर 80 है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग आरंभ किया था। तो 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1 चेर ने। अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो चेर राजवंश वर्तमान केरल में स्थित एक प्राचीन राजवंश था। इस वंश के शासकों ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था। चोल और पांड्य इसके पड़ोसी राजवंश थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 81 नंबर प्रश्न है
कि 1906 में वर्ष 1906 में हुए संग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। तो 81 प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2। असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध। अब इसके विस्तार के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ष 1906 में असम में संग्राम संगमा का विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण औपनिवेशिक वन कानून थे। इस कानून के तहत आदिवासियों का वन पर से अधिकार छीन लिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 82 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया था क्योंकि 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। यह भारतीय समस्याओं पर विचार करने हेतु बनाया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे, परंतु कोई भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था। इस कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया तथा आयोग के भारत पहुंचने पर साइमन गो बैक के नारे लगाए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 83 पे। तो प्रश्न नंबर 83 है कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एक बार आप लोग भी देख लीजिए और सही से इसका उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4। ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन, युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुइस विलियम डिडजॉय, रामकृष्ण का स्वामी विवेकानंद, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 84 पे। तो वयोवृद्ध गांधी नेता पट्टी श्री रामल्लू निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 आंध्र प्रदेश। अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए वर्ष 1952 में प्रसिद्ध गांधीवादी नेता पुट्टी श्रीरामल्लू ने भूख हड़ताल की। इसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अब है प्रश्न नंबर 85। तो प्रश्न नंबर 85 है कि वहादत ए दिन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें कौन थे। तो 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1 मौलाना आज़ाद। अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान, कवि, लेखक, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी थे। वे वहादत ए दिन अर्थात सभी धर्मों बुनियादी एकता के हिमायती थे। उन्होंने 1912 में अल हिलाल नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 86 पे। तो प्रश्न नंबर 86 है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 कर्क रेखा यानी कि कर्क वृत्त। अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो कर्क रेखा कर्क वृत्त 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के मध्य भाग बीचों बीच के होकर गुजरता है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वे राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा झारखंड। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 87 पे। तो प्रश्न नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। तो
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2। पृथ्वी अपने अक्षांश पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी पर दिन होने का प्रमुख कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाना है। एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटा समय लगता है। इसे पृथ्वी का दिन भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 88 पे। तो प्रश्न नंबर 88 है कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4। वनस्पति के प्रकार और पौधों की प्रजातियां। तो पहला हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। पौधों की प्रजाति है महोगनी। उष्ण कटिबंधीय पतझर वन, इसका हो जाएगा साल। और कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, पौधों की जाति हो जाएगा इसका बबूल। और मैंग्रोव वन, इसकी प्रजाति हो जाएगी सुंदरी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 89 पे। 89 नंबर प्रश्न है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है। तो 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, अंटार्कटिका। अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो भारत द्वारा अंटार्कटिका में मैत्री दक्षिण गंगोत्री नामक शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं। इनमें दक्षिण गंगोत्री सेंटर को अब बंद कर दिया गया है। अब आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। तो अंतिम प्रश्न है कि महासागरीय धरातलों के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों, कथन 1 और कथन 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन है कि उष्ण यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। और कथन 2 है कि शीत ठंडी जलधार महासागरीय धाराएं निम्नलिखित अक्षांशों के उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। तो 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, 1 गलत और 2 सही। और इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो उष्ण अथवा गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। जब ठंडी या शीत महासागरीय धाराएं उच्च अक्षांशों से उत्पन्न होती हैं तथा निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है, अतः दिए गए कथनों में 1 सही है परंतु 2 गलत। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।